हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित सिंह और आज मेरा सी प्लस प्लस का सेकेंड वीडियो है। आज हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इसको कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे। और सबसे पहले हमको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करने के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा सी प्लस प्लस इंस्टॉलेशन। कैसे हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, हमको किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को लिख के उसको रन करने का और कंपाइल करने का। ठीक है, सेकेंड हमारा है सी प्लस प्लस फर्स्ट प्रोग्राम। हम इसमें एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, उसका हर एक डिटेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे एक्सप्लेन द फर्स्ट प्रोग्राम। जो फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसमें अगर हम कुछ फंक्शंस का यूज़ किए हैं, कुछ हेडर फाइल्स का यूज़ किए हैं तो क्यों किए हैं, उसको भी हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा होगा हाउ टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। ठीक है, अगर हमारा प्रोग्राम बन गया है, पहला प्रोग्राम बन गया तो उसको हम कैसे कंपाइल करें और कैसे रन करें। ठीक है, तो आज हमने जो है ये 4 टॉपिक जो है हमने चूज़ किया है आपके लिए। इससे ज़्यादा टॉपिक लेने का मतलब वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इन 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है सी प्लस प्लस इंस्टॉलेशन। सी प्लस प्लस इंस्टॉलेशन, हमको क्या क्या इंस्टॉल, सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के लिए किस किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले हमको सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहला जो चाहिए होता है वो है एक टेक्स्ट एडिटर। एक चाहिए टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे हम कोडिंग लिखेंगे। ठीक है ना, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें हमको प्रोग्रामिंग करने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है जिसमें हम कोडिंग को लिखेंगे। ठीक है ना, इसके साथ साथ हमको चाहिए एक कंपाइलर। कंपाइलर क्यों चाहिए? कंपाइलर हमको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए चाहिए, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ हमको चाहिए। इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर कोई भी ले सकते हो और कंपाइलर कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर हमको सजेस्ट करना हो कि हम आपको क्या सजेस्ट करें, तो हम आपको टर्बो सी प्लस प्लस, चाहे ये आप सॉफ्टवेयर ले लो, चाहे देव सी प्लस प्लस, चाहे ये ले लो। हमारे हिसाब से ये दोनों सॉफ्टवेयर बेस्ट है, क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर आपका एक टेक्स्ट एडिटर भी मिल जाता है, आपको एक कंपाइलर भी मिल जाता है, और देव सी प्लस प्लस के अंदर भी आपको एक टेक्स्ट एडिटर और एक कंपाइलर दोनों मिल जाते हैं। और यहाँ पे कंपाइल और रन करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आप इसमें कुछ कोडिंग करके उसको कंपाइल भी कर सकते हो और रन भी करा सकते हो। और ये आपका एक तरह से टेक्स्ट एडिटर भी है, यहाँ पे हम कुछ कोडिंग लिख भी सकते हैं इसमें, इसी में कंपाइल करेंगे और इसी में रन करेंगे। तो थोड़ा प्रोग्रामिंग को करने का एक ईजी टूल्स हमको मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आप इसमें किसी भी दोनों में से किसी को भी इंस्टॉल कर लेंगे तो आगे हमको जो हम कोडिंग आपको बताएंगे उसको करने में आपको थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना सी प्लस प्लस का फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सी प्लस प्लस फर्स्ट प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है, अगर आपका ये जो है कि प्रोग्रामिंग का पहला वीडियो है, जैसे कि आप अगर प्रोग्रामिंग पहली बार सीख रहे हो, तो ये जो कोडिंग हम लिखने वाले हैं आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा। अभी आप बस देखिए, हम एक कोडिंग, छोटा सा कोड लिखते हैं, एक जो कि 2-3 लाइन का कोड लिखेंगे हम, जिसमें हम कुछ प्रिंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या हम प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। हैज इंक्लूड iostream.h। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमने कोडिंग कर रहे हैं, इसको आपको टर्बो सी प्लस प्लस पे रन करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर .h लिखा है। ठीक है, देव के लिए भी हम इसके आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे कि अगर देव सी प्लस प्लस आपने इंस्टॉल कर लिया है तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा। ओके, ये हमने हेडर फाइल लिखा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मेन फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देंगे। इसमें हम कुछ प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट, और ये एक सिंबल लगाते हैं यहाँ पे हम प्रिंट करने के लिए। ठीक है ना, आगे हम जो है डबल कोटेशन में यहाँ पे हम लिखेंगे,
यहाँ पे आप डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वही सेम टू सेम हमारा आंसर में आएगा। आई एम फर्स्ट प्रोग्राम, फिर यहाँ पे सेमीकोलन। आई एम फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे इंट लिखा है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0, और इस कोड को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा ये हमको रन करना है टर्बो C++ में। अगर इसको टर्बो C++ में रन करेंगे तब तो हमको ये कोड हमारा रन करेगा, नहीं तो यहाँ पे एक एरर देगा। ठीक है, अभी ये हमारा कोड हो गया। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अभी हमारा ये कोड हो गया। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे कौन किस लिए लिखा हुआ है। ठीक है ना। सबसे पहली चीज देखते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारा प्रोग्रामिंग है ये हम तो समझ ही रहे हैं, हम लोग, आप यूजर हैं, हम यूजर हैं, हम लोग को समझ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन इसको हमको समझाना किसको है? इसको तो हमको कंप्यूटर को समझाना है। अभी जैसे आप कहीं जाते हैं, अगर आप किसी भी चीज के बारे में पहली बार देखते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में आपको बताना पड़ता है कि ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऐसे है, यहाँ पे इसका काम ये है, तब आप समझ जाते हैं उसके बारे में। वैसे ही अगर कंप्यूटर को हम सबसे पहले कुछ भी कोडिंग करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो कंप्यूटर कुछ पता नहीं चलता। उसको बताने के लिए हमको यहाँ पे एक हेडर फाइल लिखा हुआ है। इस हेडर फाइल के अंदर एक लाइब्रेरी है और उसी के द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर को सब पता चलता है कि यहाँ पे क्या लिखना है, कोडिंग में क्या है। ठीक है ना। जैसे ये पहला प्रोग्राम हमारा है, पहला है हमारा हैज इंक्लूड, पहला लाइन इंक्लूड IO stream .h। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हैज हमारा प्री प्रोसेसर है, यहाँ पे इसका यूज किया गया है एज ए प्री प्रोसेसर। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बस कुछ भी हमको हेडर फाइल लिखना होता है तो इसका यूज हम कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इंक्लूड, यह एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी हेडर फाइल को जो कि बाहर लिखा हुआ है उसको अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी iostream.h। ये क्या है? ये हमारा एक लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी है, इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल, यह एक लाइब्रेरी है, इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। तो इस हेडर फाइल का मतलब क्या है? आई मतलब होता है इनपुट, ओ मतलब होता है आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और ये स्ट्रीम है। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब प्रकार होता है। तो यहां पे हम इसको अगर आईओ स्ट्रीम को हम बोले, आईओ स्ट्रीम ये जो लिखा हुआ है इसका नाम क्या है? इसको हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, इसको हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब आप कहोगे कि इसका काम क्या है? इसका काम है बस कंप्यूटर को ये बताना कि हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर, या तो मेन फंक्शन या इसके अंदर जो कुछ भी हम चीजें लिख रहे हैं उसका काम क्या है। ये सब कुछ चीजें हेडर फाइल में पहले से ही डिफाइंड होते हैं। जैसे कि एक हम लोगों के, जैसे कि आप लोग अपने कॉलेज में लाइब्रेरी मिलता है, आपको लाइब्रेरी में बुक रहता है, उस बुक के बारे में आप बुक के अंदर कुछ भी पढ़ के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी है, यह एक लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड चीजें रखी हुई हैं जिसको आप पढ़ के, जिसको कंप्यूटर जिसको पढ़ के कुछ उसके बारे में समझ सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में फिर पूछ लीजिएगा। ये तो हमारा हो गया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर आईओ स्ट्रीम के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है सी इन, याद रखिएगा, पहला सी इन, दूसरा सी आउट, इसी के अंदर होता है स्टूडेंट। तीसरा हमारा होता है इंड एल, इंड एल, और बाकी बहुत चीजें होती हैं। आगे हम लोग जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि इसी में डिफाइन होते हैं। फिलहाल हम इस तीन के बारे में जानते हैं क्योंकि इस तीन चीजों का हमको यूज करना है अभी, है ना। तो इन तीन के बारे में जानते हैं। ये तीनों कहाँ पे लिखे होते हैं? आईओ स्ट्रीम के पास। अगर आईओ स्ट्रीम न लिखे तो इसमें से कुछ भी चीजें हम लिखेंगे, कंप्यूटर बोलेगा या हम इसको नहीं पहचानते। सिंपल। आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ये इंट मेन जो लिखा हुआ है वो क्या है? इंट मेन। बात करते हैं इंट मेन की।
सबसे पहली चीज हम बात करते हैं इंट क्या है। इंट मतलब होता है इंटीजर। इंट मतलब इंटीजर। इंटीजर ये है क्या, एक डेटा टाइप है। और ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न टाइप बता रहा है कि हमारा मेन फंक्शन कैसी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इंट लिखा हुआ है तो ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा और ये वैल्यू रिटर्न करेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको रोकने के लिए जो वैल्यू हमारा मेन फंक्शन रिटर्न करेगा उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं रिटर्न 0। याद रखिएगा, कंप्यूटर को हर एक छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती है, अगर नहीं बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने इंट लिखा, यहाँ पे इंट के जगह पे हम वाइड भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेंगे और वहां पे वाइड लेके देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मेन का काम क्या है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मेन क्या है, यह एक फंक्शन है। याद रखिएगा, फंक्शन, इसको अभी फंक्शन है, इसके अंदर हम आर्गुमेंट देंगे तो मेथड भी बोल सकते हैं, इसको फंक्शन कहो या तो मेथड कहो, ठीक है। तो मेन क्या है, ये हमारा एक मेन फंक्शन है जिसका काम क्या है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ का हमारे पूरे प्रोग्राम का जो कंट्रोलर है, जो कि पूरे प्रोग्राम का जो कि हेड मास्टर बोल सकते हैं आप, तो आप समझो कि कंपाइलर जो होता है वही हमारे पूरे प्रोग्राम को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि कंपाइलर का काम ही होता है कंप्यूटर को बताना कि ये क्या हमने लिखा हुआ है। ये जो हम कुछ सब लिख रहे हैं ना, उसको कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंप्यूटर को बताएगा, भैया ये लिख के गया है, इसको ऐसे रन करो, इसका ऐसा आउटपुट देना है, ठीक है ना। ये सबका काम किसका है, कंपाइलर का काम है। अब जब कंपाइलर आएगा आपके प्रोग्राम में, चेक कर देख लिया आपने लिखा क्या है, तो क्या आप सबको पढ़ेगा, नहीं। कंपाइलर क्या करेगा, बस ढूंढेगा कि इस पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन कहाँ पे है, जहां पे उसको मेन फंक्शन मिलेगा। और मेन फंक्शन का देखो ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है, तो इसी प्रोग्राम को, इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखे रहेंगे कंपाइलर बस उसी को रीड करेगा, बाकी सबको इग्नोर करेगा, ठीक है। अब हमको ध्यान देना है कि कंपाइलर आएगा मेन फंक्शन के अंदर, इसका मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है कि मेन फंक्शन ही है। मेन फंक्शन का ये ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट है और मेन फंक्शन का ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि मेन फंक्शन हमारा किसी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और मेन फंक्शन ही एंडिंग पॉइंट होता है। तो मेन फंक्शन का जो ये ब्रैकेट है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग दी प्रोग्राम। इसके बीच में बहुत कुछ चीजें लिखेंगे हम स्टेटमेंट, और यहां पे जब हम क्लोज करेंगे तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग दी प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोडिंग करेंगे सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, उस हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। बिना मेन फंक्शन का हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर काम होता है मेन फंक्शन को ढूंढना, मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है उसको रन करना। इसके ऊपर या इसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इससे कोई लेन देन नहीं। उसका ऊपर हम हेडर फाइल लिख सकते हैं। हेडर फाइल का काम क्या है, हेडर फाइल बताता है कि इस मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखे हैं आप उसका क्या काम है, ठीक है ना। अब ये मेन फंक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे। मेन फंक्शन हमारा जो है प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ पे जो मेन फंक्शन क्लोज होता है वहां पे उसको प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट बोलते हैं। इसके अंदर जो कुछ भी चीजें हम लिखते हैं उसको कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करके रन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये मेन फंक्शन के बारे में हो गया काम। आगे आते हैं हम, ये सी आउट जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, देखते हैं। सी आउट, और इसके अंदर हमें डबल कोटेशन में लिखा है आई एम फर्स्ट प्रोग्राम, आई एम फर्स्ट प्रोग्राम, फिर यहां पे सेमी कॉलन दिया है। अब इसका मतलब देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये सी आउट मतलब होता है आउटपुट। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सी आउट जो लिखा है इसका मतलब है ये हमारा आउटपुट के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब बात यहाँ पे ये आई कि हम लोग जानते हैं कि इसका यूज हम प्रिंट करने के लिए करेंगे, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, तो कंप्यूटर को बताने के लिए ही स्टूडेंट ये हेडर फाइल लिखा गया है। इस हेडर फाइल के अंदर पहले से बताया गया है कि ये जो सी आउट लिखा हुआ है इसका काम क्या है। जब हम ये सी आउट लिखेंगे तो कंपाइलर आएगा मेन फंक्शन के पास और चेक करेगा सी आउट। जो सी आउट मिलेगा तो देखेगा हेडर फाइल में जाकर कि सी आउट काम क्या है, वहां पे जाएगा तो उसको पता चलेगा कि सी आउट का मतलब होता है हमारा मैसेज को प्रिंट कर रहा है। तो फिर ये क्या करेगा, मैसेज को प्रिंट करेगा। ध्यान रखिएगा, हमने बोला कि ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, इसके अंदर ये जो सी आउट हमें बताया हुआ है कि सी आउट का काम क्या है, प्रिंट करना है। किसके अंदर लिखा गया है, ये आईओ स्ट्रीम के अंदर लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये ऑपरेटर, ये हमारा सिंबल लगा हुआ, उसके बाद यहाँ पे हम डबल कोटेशन दिए हुए हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट।
किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, डबल कोट से लिखना पड़ता है। इसके बीच में हम जो कुछ भी चीजें लिखते हैं उसी को ये आउटपुट के रूप में देता है। तो इसका आंसर आएगा आई एम फर्स्ट प्रोग्राम। ये हमारा आउटपुट होगा, लिखिएगा आई एम फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद ये सेमी कॉलन जो दिया गया है स्टूडेंट, इसके बारे में बताते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन टर्मिनेटर। लाइन टर्मिनेटर मतलब लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम यही यहां से न हटाएं, इसका मतलब कि हमारा ये लाइन यहाँ पे जो है कि क्लोज ही नहीं हुआ। यहां से स्टार्ट हुआ आई एम फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए, लेकिन कहीं क्लोज नहीं हुआ। क्लोज नहीं हुआ मतलब लाइन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उसको प्रिंट करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। उसको जब एंडिंग नहीं मिलेगी तो वो कहेगा भैया गलत है ये, तो वहां पे एरर दे देगा प्रोग्राम में। यहाँ पे आपको हर लाइन को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको तो हमने क्लोज नहीं किया, तो याद रखिएगा हेडर फाइल के लास्ट में हमको सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। आप कहोगे सर ये मेन फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया। ध्यान रखो यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन लगा दोगे तो हमारा मेन फंक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं लाइन टर्मिनेटर। यहीं पे खत्म हो जाएगा तो ये बाकी चीज कैसे रन करेंगे, क्योंकि हमने बोला था ना कि मेन फंक्शन तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे खत्म। जब कर्ली ब्रैकेट लग गया तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, तो उसके लिए लाइन टर्मिनेटर की क्या जरूरत है। यहाँ पे आते हैं सी आउट के पास, तो यहाँ पे ये जब सी आउट काम यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे हमको लाइन टर्मिनेटर देना पड़ेगा। रिटर्न 0 लिखा हमने यहाँ पे, तो रिटर्न 0 के बाद यहाँ पे हमको सेमीकोलन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सी आउट का काम क्या है, समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं हम मेन हमारा ये रिटर्न 0, इसका काम क्या है स्टूडेंट, ठीक है। मिटाते हैं इसको और देखते हैं रिटर्न 0 के बारे में। इसका काम क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहां पे अगर हम इंट लिखेंगे, मेन के बगल में इंट लिखेंगे अगर, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0 ये लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो एरर देगा। रीजन क्या है ये जानना है हमको। रीजन है कि ये जो इंट है हमने बोला कि ये रिटर्न टाइप है, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। आपका प्रोग्राम सही हो या गलत हो, अगर हमने इंट लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो इसको रोकने के लिए, इस जो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ अपने मन से कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा, उसको रोकने के लिए हम क्या लिखते हैं, रिटर्न 0। उसको ये कंट्रोल करेगा। पहला काम ये हो गया कि ये जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको रोकने का ये काम करता है। दूसरा पॉइंट, इसका कुछ एक और काम है। ये रिटर्न में आप सोचोगे कि 0 क्यों लिखा हमने, 0 के जगह पे कुछ और भी लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 कुछ भी ABCD, हमने 0 ही क्यों लिखा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा 0 एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर। नहीं पता है तो आगे आपको पता चल जाएगा। रिटर्न 0 लिखते हैं तो 0 हम लोग लिखने का कारण यही होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर जाए। याद रखिएगा प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर जाए, इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है। और रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, यही कारण होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन कर जाए और हमारा जो है कि जो हमारा ये इंट वैल्यू जो है ये इंटीजर टाइप है वो किसी वैल्यू को रिटर्न ना करे, ठीक है। इसका मकसद यही होता है। तो हमारा प्रोग्राम आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं यहाँ पे, इसके जगह पे एक और एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं हम उसको बताते हैं आपको। यहाँ पे हैज इंक्लूड iostream.h ये लिखने के बाद यहाँ पे हम वायर्ड मेन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा वायर्ड मेन ले सकते हैं, यहाँ पे इंट के जगह पे वायर्ड ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वायर्ड लेते हैं तो क्या काम होगा, सिंपल सी आउट, इसमें हम वही प्रिंट करेंगे आई एम, यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग हमने लिख दिया। और यहां पे अब हम रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये वायर्ड है और वायर्ड वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, गेट CH। अब आप कहोगे कि ये गेट CH क्या है। स्टूडेंट याद रखिएगा ये गेट CH ये भी हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये भी हमको किसी न किसी हेडर फाइल में डिफाइंड है। अब बात करते हैं iostream.h लिखा है तो क्या ये गेट CH iostream में डिफाइंड है, तो नहीं। ये जो हमारा गेट CH है उसके लिए हमको अलग से एक हेडर फाइल लिखना पड़ेगा, include conio.h।
ये conio.h एक हमारा हेडर फाइल है जिसके अंदर ये गेट ch नाम का जो हमारा जो है कि फंक्शन है वो इसके अंदर डिफाइंड होता है पहले से ही, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सब कुछ तो सेम है, लेकिन ये वायर्ड क्या है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। जो हमारा ये वायर्ड है इसका मतलब होता है नो रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब कि जब भी हम अपने फंक्शन जो हमारा मेन फंक्शन उसके बगल में हम वायर्ड लिखते हैं तो मतलब कि ये हमारा क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। इसके पहले हमने इंट लिखा हुआ था तो इंट हमारा वैल्यू रिटर्न करता था। अगर इंट हमारा वैल्यू रिटर्न करता था तो उस रिटर्न किए हुए वैल्यू को रोकने के लिए रिटर्न 0 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे वायर्ड जो है वैल्यू को रिटर्न ही नहीं करेगा तो हमको वहां पे रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे लिखोगे भी तो गलत नहीं होगा, रन कर जाएगा प्रोग्राम, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये गेट ch की, ये क्या करता है। गेट ch हम तभी यूज करेंगे जब हम यहाँ पे वायर्ड लिखेंगे। इंट के साथ हमको गेट ch लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंट जो होता है ये वैल्यू को रिटर्न करता है और रिटर्न 0 लिखने पे रिटर्न 0 क्या करता है, हमारे वैल्यू को यहाँ पे रोक देता है, रिटर्न करने से रोकता है तो हमारा स्क्रीन भी वहां पे रुक जाता है, अपने आउटपुट को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रिटर्न 0 नहीं लिखते हैं स्टूडेंट तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा लेकिन हम देख नहीं पाएंगे, गायब हो जाएगा, वहां से तुरंत रन करके हट जाएगा, हम आंसर नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये एक गेट ch नाम का फंक्शन लिखना पड़ता है। इस फंक्शन का काम क्या है, यहाँ पे गेट करेक्टर, इसका नाम क्या है गेट ch। गेट ch मतलब होता है कैरेक्टर, गेट करेक्टर, कैरेक्टर गेट मतलब कि यहाँ पे जब से हम कोई करेक्टर नहीं देंगे तब तक हमारा ये प्रोग्राम को क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड करके रोके रहेगा, ठीक है ना। ये प्रोग्राम हमारा जब रन करोगे आप तो रन करने के बाद जब तक हम कोई बटन क्लिक न करें कीबोर्ड से तब तक हमारा प्रोग्राम का आउटपुट वहीं पर रुका रहेगा, स्क्रीन पूरा रुका रहेगा जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे। कोई बटन हम क्लिक करेंगे तुरंत स्क्रीन हमारा हट जाएगा, ठीक है ना। हम इस अपने आउटपुट को देखने के लिए स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम गेट ch का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं इसको, आगे हम देखते हैं कि किसी प्रोग्राम को अगर हम बना लिए तो उसको हम कैसे रन करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, अगर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया बनके तो सबसे पहला काम हमको करना है कि इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप कंट्रोल S क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल S करोगे तो यहाँ पे सेव करने के लिए लोकेशन देगा जहां पे आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये फर्स्ट प्रोग्राम था तो हम लिखेंगे फर्स्ट। अब उसके बाद देखिए एक्सटेंशन क्या देना है, डॉट लिख के हमको लिखना है CPP, फर्स्ट डॉट CPP। इससे क्या होगा, ये एक्सटेंशन है, ये आपका फाइल का नाम है, ये यूजर डिफाइंड फाइल का नाम है। यहाँ पे हम कुछ भी अपना फाइल का नाम दे सकते हैं लेकिन लास्ट में डॉट CPP लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख के हम इंटर मार देंगे, हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। सेव प्रोग्राम कर लिया आपने तो इसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल के बाद तो फिर प्रोग्राम को हमको रन करना पड़ेगा। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, कंपाइल ध्यान रखिएगा ये CPP प्रोग्राम हमारा है, इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। अब जब हम इसको कंपाइल कराएंगे अपने प्रोग्राम को, इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर जब कंपाइल करने के लिए आएगा आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा, चेक करेगा, एरर ढूंढ के निकालेगा, कुछ एरर होगा तो उसको दूर किया जाएगा। उसके बाद अगर प्रोग्राम सही है तो उसको क्या करेगा, ये कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का मतलब कि ये CPP है, इसको कन्वर्ट कर देगा किस लैंग्वेज में, ये तो अभी हम लोग को समझने वाला लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है ना। इसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कि कंप्यूटर कैसे समझे उसको। तो डॉट, जैसे कि हमारा फर्स्ट है तो इसको कर देगा फर्स्ट डॉट EXE, ये EXE में कन्वर्ट कर देगा, डॉट EXE मतलब होता है एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन वाले मोड में कर देगा इसको। डॉट EXE मतलब एक्सटेंशन, इसका EXE दे दिया मतलब एग्जीक्यूशन। इसका मतलब होता है प्रोग्राम हमारा अब एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है, एग्जीक्यूट मतलब रन करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जब इसको कंपाइल कर दिए तो डॉट EXE में हो गया। अब हम इसको रन कराएंगे, जब हम रन कराएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा और जो हमने लिखा हुआ था वो वहां पर आउटपुट आएगा, I am going, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसमें कहीं पे किसी भी पॉइंट में कहीं भी प्रॉब्लम होगा आपको तो आप हमसे जो है कि पूछ सकते हैं वीडियो कमेंट के थ्रू।